आप सभी दोस्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। तो दोस्तों, हम आगे सुनेंगे अपनी कहानी रिबॉर्न इन नॉवल। जानते हैं क्या होने वाला है आगे, और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी जानेंगे। किंग अभी राजकुमारी चांदनी से कुछ बोलते ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र लक्ष्य पर चली जाती है, जो अभी तक नहीं गया हुआ था। लक्ष्य को देखकर एक बार फिर किंग को गुस्सा आने लगता है। उन्होंने इस बात को नोटिस किया हुआ था कि जब से लक्ष्य यहाँ पर आया हुआ है वो किंग की बात नहीं सुनता है। ये इकलौती ऐसी बदतमीजी है जो किंग के बर्दाश्त से बाहर है। वो यहाँ के किंग है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किंग सूर्यांश सूर्यवंशी के विरुद्ध जा सके। लेकिन जब से लक्ष्य यहाँ पर आया हुआ है तब से वो किंग के खिलाफ ही खड़ा है। वो शुरुआत से लेकर अब तक किंग की सारी बातों को इग्नोर करता आया है। उन्हें लक्ष्य पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। उन्होंने आज सुबह ही देख लिया था कि राजकुमारी चांदनी के लिए लक्ष्य कितना इम्पोर्टेंट है। किंग राजकुमारी चांदनी की नज़रों में अपनी इमेज नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो लक्ष्य को ऐसे ही छोड़ देंगे। लक्ष्य जो बार बार सूर्यांश के शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसे उसकी सजा मिलना बहुत जरूरी है। वही जब राजकुमारी चांदनी सूर्यांश की नज़रों का पीछा करती है तब उन्हें भी समझ में आ जाता है कि सूर्यांश को लक्ष्य पर गुस्सा आ रहा है, और कहीं ना कहीं राजकुमारी चांदनी इस गुस्से की वजह को भी समझ चुकी थी। वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर देती है, लक्ष्य थोड़ी देर बाहर जाओ, मुझे किंग से कुछ जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। बस राजकुमारी चांदनी की बात को सुनते ही लक्ष्य वहां से ऐसे चला जाता है जैसे वो कोई छोटा आज्ञाकारी बच्चा हो जो अपनी माँ की बात मान रहा हो। सूर्यांश तो खुद ही हैरान हो गए थे लक्ष्य को ऐसे करते हुए देखकर। एक पल के लिए तो उसके मन में ख्याल आया कि क्या लक्ष्य की कारण खराब हो गया है जो उसे राजकुमारी चांदनी के अलावा किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर क्यों अपने ख्याल को झटक देते हैं और लक्ष्य के जाने के बाद राजा कुमारी चांदनी से अपनी बातें शुरू करते हैं। वो राजकुमारी चांदनी के बारे में बहुत सारी चीजें जानना चाहते थे। इससे पहले कि सूर्यांश कोई सवाल करते उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी सवाल करते हुए बोलती है, तो बताया आपको इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, क्योंकि आप अंग्रेज तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश कुछ बताना तो चाह रहा था, लेकिन उसे हिचक हो रही थी कि कहानी राजकुमारी चांदनी उसका मजाक ना उड़ाने लगे। वो सवाल को घुमा फिराकर राजकुमारी चांदनी के ऊपर ही फोड़ देते हैं और बोलते हैं, हम यहाँ के राजा हैं, इसीलिए सर्वप्रथम हमारी ही बात को यहाँ पर माना जाएगा, इसीलिए पहले आप बताएं कि आपको इंग्लिश कैसे आती है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के कि मुझे सवाल करती है, क्या आपने कभी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात पर सूर्यांश तुरंत ही अपने सर को हाँ में दिला देता है और बड़े ही ध्यान से राजकुमारी चांदनी को देखने लगता है। राजकुमारी चांदनी अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैं किसी और यूनिवर्स से आई हूँ और मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ साल 2104 था। मेरे दुश्मनों ने धोखे से मेरी हत्या करवा दी और करने के बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैं इस दुनिया में थी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी ने कुछ सोचते हुए हैं किंग को सच बता दिया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर ऐसा रिएक्शन था जैसे वो मजाक कर रही हो। लेकिन सूर्यांश भी सूर्यांश था, वो तुरंत ही समझ चुका था कि चांदनी जो कुछ भी बोल रही है वो सच है। अब यहाँ पर सूर्यांश अपनी बात राजकुमारी चांदनी को बताता है, सच तो यह है कि मैं भी किसी और ही दुनिया से यहाँ पर आया हूँ और मैं जहाँ रहता था वहाँ साल 2024 चल रहा था। किंग की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी एकदम हैरान रह जाती है। उन्हें इस बात पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके और सार्थक के अलावा भी कोई है जो इस दुनिया में मौजूद होकर भी इस दुनिया का नहीं है। मतलब राजकुमारी चांदनी और सार्थक की इकलौते ऐसे इंसान नहीं है जो किसी और दुनिया से इस दुनिया में आए हुए हैं, बल्कि यहाँ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी भी किसी और ही दुनिया से आए हैं। सूर्यांश की बात को सुनते ही अचानक से राजकुमारी चांदनी को याद आता है कि तपिश और प्रत्यूष भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। वो फिर से सवाल करती है, क्या तपिश और प्रत्यूष भी 2024 से आए हुए हैं। सूर्यांश थोड़ी देर तक राजकुमारी चांदनी के चेहरे को देखता है और समझने की कोशिश करता है कि उसे राजकुमारी चांदनी को सब कुछ बताना चाहिए या नहीं। वो बोलते हैं, 2024 के जुलाई के महीने में वहां पर एक बहुत ही बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी प्रत्युष की और तपिश की मौत हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग सूर्यगढ़ में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ के पास एक जंगल के अंदर बड़ी सी झील थी, वहां पर पहुंचे थे। वो भी आज नहीं बल्कि 6 साल पहले ही। अपनी दुनिया में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। उसके अलावा तुमने कभी 2024 में अंडरवर्ल्ड किंग ब्लैक कोबरा का नाम तो सुना ही होगा, वो भी मैं ही था। उद्धरण चिन्ह।
क्योंकि इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी को थोड़ा बहुत याद आता है कि जब वो छोटी थी तब बड़ी मजबूरी में हिस्ट्री की क्लास की करती थी, लेकिन अपनी हिस्ट्री क्लास में उन्होंने इस बारे में सुना था। साल 2010 से लेकर 2024 तक इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कोबरा के नाम का खौफ चलता था, लेकिन राजकुमारी चांदनी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था। पता नहीं क्यों जब भी मैं कोई स्टोरी दिखती हूँ तो उसके फीमेल कैरेक्टर को अपने जैसा ही बना लेती हूँ। कोष्टक राजकुमारी चांदनी को हिस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं था। वो बस मार्क्स के लिए किसी भी तरह मजबूरी में हिस्ट्री की क्लास अटेंड किया करती थी। लेकिन अचानक की राजकुमारी चांदनी की दिमाग में एक और बात आती है। वो अजीब नज़रों से सूर्यांश को देखते हुए बोलती है, अगर तुम वही ब्लैक कोबरा हो तो ब्लैक कोबरा तो 2024 में शायद 32 साल का था। सूर्यांश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। उसे कहीं ना कहीं समझ में आ चुका था कि राजकुमारी चांदनी क्या बोलने की कोशिश कर रही है, फिर भी वो अपना सर हिलाकर हाँ में इशारा कर देता है। राजकुमारी चांदनी तुरंत ही अपना मुंह बना लेती है और बोलती है, वहाँ तुम 32 साल के थे, उसके बाद यहाँ आकर तुमने 6 साल भी टाइम मतलब मिलजुल कर तुम 38 साल के हो चुके हो। शरीर से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी आत्मा तो बो वाली हो गई है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर सूर्यांश चिढ़ जाता है और राजकुमारी चांदनी की कमर को पकड़कर अपने बिहारी करीब खींच लेता है। वो अपने होठों को राजकुमारी चांदनी के कान से टच करते हुए बहुत नौटी अंदाज में बोलता है, बुढ़ा बोलने की गलती मत करना, शरीर अभी भी 26 का है, कितनी ताकत है इस शरीर में अभी साबित कर सकता हूँ। वो इस बात को इतने मदहोशी भरी आवाज में बोल रहा था कि राजकुमारी चांदनी को कुछ अजीब सा ही महसूस होने लगा। वो सूर्यांश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोलती है, मैं अपनी दुनिया में मात्र 24 की थी और यहाँ आए हुए मुझे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, मतलब मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन तुम तो अंकल हो। एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर सूर्यांश अपने दांत पीस लेता है। एक तो बेचारे की जब उस दुनिया में शादी करने की उम्र हुई तब वो मर गया, और जब यहाँ आया तब वह 20 साल का था, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकता था। और अब जब उसकी शादी करने की उम्र हुई है तभी खूबसूरत लड़कियों से बुढ़ा और अंकल बोल रही है। सूर्यांश एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी के दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उन्हें पास के ही दीवार और अपने सीने से दबा देता है और बोलता है, हाँ ये बुढ़ा पिछले 38 सालों से कुंवारा रहा है, लेकिन अब उसे एक लड़की की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के साथ ही सूर्यांश आगे बढ़ता है और राजकुमारी चांदनी की लिप्स और अपने लिप्स के बीच की दूरी को मिटा देता है और उन्हें किस करने लगता है। सच तो यही था कि सच में उनके अंदर एक 38 साल के लड़के की आत्मा है जो 38 साल की उम्र तक लड़कियों से दूरी बनाकर रख पाया है। वो अपनी दुनिया में भी बहुत ज्यादा हैंडसम हुआ करता था, जिसके पीछे लाखों लड़कियां पड़ी रहती थी और वो दुनिया वालों के सामने नॉर्मल गरीब लड़का बनकर रहता था, तब भी लाखों हसीनाएं उसके पीछे रहती थी। लेकिन न जाने क्यों सूर्यांश को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं आती थी जिनकी आंखों में सूर्यांश के लिए लस्ट हो। इस दुनिया में आने के बाद भी सूर्यांश इतना ज्यादा खूबसूरत और मनमोहन था कि यहाँ की महिलाएं भी अपनी लालच भरी नजरों से सूर्यांश को देखा करती थी। शायद राजकुमारी चांदनी पहली ऐसी लड़की है जो सूर्यांश को देखकर भी और उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रही थी। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रणबीर कपूर पसंद होगा, लेकिन एक बार खुद सोचो, अगर रणबीर कपूर कोई एक्टर नहीं होता और वो खुद आप लोगों के पीछे किसी पागल आशिक की तरह पड़ा होता है, तब आप लोगों को उसे सिर्फ और सिर्फ चिढ़ होती। कोष्टक मिला जुला कर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसे पाना मुश्किल होता है, हमारा दिल भी उसी इंसान पर आता है। सूर्यांश के मन में राजकुमारी चांदनी को लेकर बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात भी आ चुकी थी कि उसका मरकर इस दुनिया में आना और राजकुमारी चांदनी का भी मरकर इसी दुनिया में आना और फिर एक दूसरे से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। हालांकि 2024 में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इस पुनर्जन्म के बाद सूर्यांश को भगवान पर भरोसा हो चुका था, क्योंकि पुनर्जन्म जैसी चीज भी अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार है। और अब उसे यही लग रहा था कि भगवान ने जानबूझकर उसे उस दुनिया से इस दुनिया में भेजा, क्योंकि उसकी किस्मत में शायद उन्होंने राजकुमारी चांदनी को ही लिखा है। आगे सूर्यांश अभी 26 साल का है, लेकिन उसके अंदर 38 साल के इंसान की आत्मा है, जिसे पूरे 38 साल में सिर्फ एक ही लड़की लुभा पाई है, और वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी चांदनी है। राजकुमारी चांदनी के होठों को अपने होंठ पर महसूस करके सुधारो अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी किस को और गहरा करता जाता है। राजकुमारी चांदनी के अंदर बेशक एक 24 साल की लड़की की आत्मा है, लेकिन है तो वो अभी 18 ही साल की, जिसकी होंठ जरूरत से ज्यादा स्वादिष्ट है।
अपनी ही सोच में डूबा हुआ सूर्यांश इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि इस किसकी वजह से राजकुमारी चांदनी सदमे में जा चुकी थी। ये उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राजकुमारी चांदनी का दिमाग एकदम शून्य में पहुंच चुका था। उनकी दुनिया में तो लोग चलते फिरते यूं ही किसी को और सिर पर और गाल पर किस कर देते हैं, जो कि उनके लिए नॉर्मल था, लेकिन अपनी जो किस उन्हें फील हो रहा है वो एबनॉर्मल है। राजकुमारी चांदनी का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया और उन्हें अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। न ही वो मूवी देखती है और न ही नोवेल पढ़ती है, तो उन्हें भला किसके बारे में कैसे पता होगा। और प्यार और रोमांस जैसी चीज़ों के साइंस को भी राजकुमारी चांदनी में पढ़ना जरूरी नहीं समझा था। वो जैसे जैसे सूर्यांश के होठों के हरकत को अपने होठों पर महसूस कर रही थी, वैसे वैसे उनका बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट करने लगा था। जैसे ही सूर्यांश राजकुमारी चांदनी की होंठ को छोड़ता है, अगले ही पल सदमे की वजह से राजकुमारी चांदनी वही बेहोश हो जाती है। राजकुमारी चांदनी की इस तरह बेहोश होने की वजह से सूर्यांश सिस्टम से हैरान हो जाता है। हालांकि वो राजकुमारी चांदनी के रिएक्शन को देखकर पहले ही समझ चुका था कि यह राजकुमारी चांदनी के लिए पहली बार है, लेकिन सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी से ऐसी हरकत की तो उम्मीद भी नहीं की थी। क्या सच में राजकुमारी चांदनी के लिए ये सब इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था? इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते ही सूर्यांश को एहसास हो जाता है कि राजकुमारी चांदनी बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक है। इस लड़की को रोमांस करना सीखना होगा। लेकिन बात चाहे जो भी हो, सूर्यांश को कम से कम इस बात की तो खुशी थी कि एक और इंसान जो दूसरी दुनिया से आया हुआ है वो उनकी टीम में जुड़ चुका है। लेकिन राजकुमारी चांदनी को क्या सच में रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या किसी जवान लड़के को देखकर उनके हार्मोन्स शोर नहीं मचाते? सूर्यांश अपने सारे ख्यालों को झटक देता है और राजकुमारी चांदनी को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसे थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि मात्र किस करने की वजह से राजकुमारी चांदनी सदमे में ही बेहोश हो गई। वो राजकुमारी चांदनी को वैसे ही अपने बाहों में लिए हुए उनके कमरे तक पहुंचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि उनके पीछे पीछे राजकुमारी चांदनी की पूंछ यानी कि लक्ष्य भी जा रहा था। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को उनके बिस्तर पर आराम से सुला देते हैं और उन्हें कंबल उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें अपने सामने ही लक्ष्य दिखाई देता है। लक्ष्य को देखते ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी को उनके बिस्तर पर आराम से सुला देते हैं और उन्हें कंबल उठाकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें अपने सामने ही लक्ष्य दिखाई देता है। लक्ष्य को देखते ही उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो जल्दी से लक्ष्य के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस पर भड़कते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है कि जब मैंने बोला कि मुझे राजकुमारी चांदनी से अकेले में बात करनी है, तो फिर तुम वहां पर क्यों रुके थे? सूर्यांश को इस वक्त लक्ष्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लक्ष्य का शांत रहना सूर्यांश को अपने इंसान से लग रही थी। एक बार फिर लक्ष्य चुप ही रहा। उसने सूर्यांश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एक बार फिर लक्ष्य को चुप देखकर सूर्यांश गुस्से से आग का गोला ही बन चुके थे। वो गुस्से में आगे बढ़कर लक्ष्य का गला पकड़ लेते हैं, लेकिन वो लक्ष्य को हवा में उठा नहीं पाते और अपनी इतना कामयाबी से सूर्यांश खुद ही हैरान रह जाते हैं। सूर्यांश खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक माफिया होने की वजह से वो चालक भी है और उसकी फाइटिंग स्किल भी नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन है तो वो एक इंसान है ना। वो अपने नॉर्मल इंसान वाले हाथों से 250 किलो के लक्ष्य को नहीं उठा सकते हैं। कोष्टक वैसे ही लक्ष्य को अपने एक हाथ से ना उठता देखकर सूर्यांश हैरान रह जाते हैं। वो लक्ष्य की गर्दन से अपने हाथ को हटाते हैं और अजीब नजरों से लक्ष्य को देखने लगते हैं। वो अभी कुछ सोचते उसके पहले ही उन्हें वहां पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। सूर्यांश अपनी नज़र घुमाकर दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां से पद्मा राजकुमारी चांदनी के कमरे में आ रही थी। पद्मा को यहाँ पर देखकर सूर्यांश अपने गुस्से को अपने मन में ही दबा लेते हैं और बाद में लक्ष्य को अच्छा सबक सिखाने का सोचकर यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते वक्त सूर्यांश को अपनी ही ताकत पर शक होने लगा कि क्या सच में उससे भी ज़्यादा पावरफुल इंसान यहाँ पर कोई हो सकता है। हाँ, यहाँ के लोगों को भी फाइटिंग में बहुत अच्छे से आती है और वो लोग बहुत ही मेहनत से फाइटिंग सीखने हैं, लेकिन 2024 में बहुत सारे फाइटिंग के खास नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। वही पद्मा राजकुमारी चांदनी को ऐसे बेहोश देखकर हैरान हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग तो राजकुमारी चांदनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर आज उन पर ऐसा कौन सा हमला हो गया जिसकी वजह से वो बेहोशी हो गई। अब पद्मा को कौन बताएं कि आज राजकुमारी चांदनी पर सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला हुआ है, जो किसी के हथियार से नहीं बल्कि किसी के होठों से हुआ है।
कोल्ड स्वेट स्माइल। वो थोड़ी देर तक राजकुमारी चांदनी को वैसे ही दिखती है और फिर अपने कक्ष में चली जाती है। उसे राजकुमारी चांदनी से कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी यहाँ इतनी गहरी नींद में थी कि पद्म वापस चली गई। लेकिन इतना कुछ हो गया उसके बावजूद भी लक्षद्वीप की तरह अभी भी अपने जगह पर खड़ा था और अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट लिए राजकुमारी चांदनी को देख रहा था। अगली सुबह, अगले दिन जैसे ही राजकुमारी चांदनी की आंखें खुलती है उनका दिमाग ही घूम जाता है। उन्हें कल रात का मंजर बहुत अच्छे से याद था। कैसे नॉर्मल लड़कियों के फर्स्ट किस उनका दिल धड़कता है, लेकिन यहाँ राजकुमारी चांदनी का दिमाग घूम गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ कल हुआ क्या। वो फिलहाल तो इसी टेंशन में थी कि अगर ऐसे ही उनके किसी दुश्मन ने अपने होठों से उन पर हमला कर दिया फिर तो वह पहले ही वार में क्लीन बोल्ड हो जाएगी। इस बात को सोचते ही राजकुमारी चांदनी का दिमाग घूम गया। वो अपने ऊपर हुए बड़े से बड़े हमलों को आराम से हैंडल कर सकती है, फिर कल के हमले को क्यों नहीं हैंडल कर पाई। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकलती है और सार्थक के पास कॉल रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ में युवराज सम्राट सिंह अभी घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे। जब से राजकुमारी ध्वनि इस महल में आई है तब से ही युवराज सम्राट सिंह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो दिन भर रात भर अपनी भाभी के आगे पीछे घूमा करते हैं। उनकी हरकतों को देखकर कोई नहीं कह सकता है कि वह एक सन की साइंटिस्ट के असिस्टेंट है। वो राजकुमारी ध्वनि उर्फ महारानी ध्वनि सिंह के सामने छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर राजकुमारी ध्वनि को महारानी ध्वनि सिंह इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर भी जब तक युवराज का विवाह नहीं हो जाता तब तक उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, और अब क्योंकि युवराज तेज सिंह का विवाह हो चुका है तब उनका राज्याभिषेक भी अगले दिन ही होने वाला है। कल इस महल में राज्याभिषेक होने वाला है जिसमें प्रतापगढ़ से सभी परिवारजन को बुलाया गया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सूर्यगढ़ में भी खास निमंत्रण पत्र भेजा गया है। एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आज से 2 साल पहले विजयगढ़ पर पड़ोस के ही एक राज्य का हमला हुआ था और बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। विजयगढ़ के महाराज इस युद्ध में हार रहे थे। वो लगभग हार ही चुके थे। उसी वक्त सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी उनकी मदद करने के लिए खड़े हुए थे। सूर्यांश ने महाराज विनोद सिंह से उनकी राजगद्दी नहीं छीनी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ओहदा लेकर गए। वैसे भी सूर्यांश सूर्यवंशी दूसरों के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक सामने वाला इंसान अच्छा है। सूर्यांश ने साफ साफ विनोद सिंह को वार्निंग दिया था कि अगर उनके मन में लालच आया या उन्होंने कोई गलत काम किया तब वह इस वक्त विजयगढ़ को अपने अंडर ले लेंगे। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से महाराज विनोद सिंह सूर्यांश सूर्यवंशी से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। पर जो भी हो, उनके मन में सूर्यांश को लेकर कोई गलत ख्याल नहीं है। वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्यांश एक बहुत अच्छा इंसान है और आज विजयगढ़ सही सलामत है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्यांश की वजह से। वैसे भी महाराज विनोद सिंह और युवराज तेज सिंह दोनों ने ही सूर्यांश को विश्वास दिलाया था कि उनके रहते उनके राज्य में कोई गलत काम नहीं होगा। खैर, अब कहानी पर आते हैं। हाँ, तो इन्हीं सभी चीजों में दिन भर बिजी रहने की वजह से युवराज सम्राट सिंह आज देश से सोकर उठे हैं। जैसे ही युवराज सम्राट सिंह की नींद खुलती है उनकी आंखें छोटी हो जाती है। वो देखते हैं कि एंजेलिना उन्हें कॉल कर रही है। वो थोड़ी देर आलस में जमाए लेते हैं और उसके बाद कॉल रिसीव करते हैं। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से एंजेलिना बहुत अजीब सी आवाज में सार्थक से बोलता है, सार्थक, एक बहुत अजीब सी बात हुई है। कल मुझ पर एक हमला हुआ और मैं पहले ही वार में क्लीन बोल्ड हो गई। उद्धरण चिन्ह। न जाने क्यों, लेकिन इस बारे में बार बार सोचकर राजकुमारी चांदनी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह कमजोर हो गई है और उनका कोई भी दुश्मन उन पर इस तरीके से हमला करके उन्हें क्लीन बोल्ड कर सकता है। वही जब सार्थक राजकुमारी चांदनी की बात सुनता है तब उसके भी दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। भाई साइंटिस्ट एंजेलिना को पहले ही वार में घायल कर दिया गया, ये बात सार्थक को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। एंजेलिना की बात को सुनकर सार्थक बड़े अजीब तरीके से अपने बत्तीसी दिखाते हुए सवाल करता है, ग्रेट डॉक्टर आर द सन की साइंटिस्ट को पहले ही हमले में क्लीन बोल्ड करने की हिम्मत किसने कर दी? या फिर सुबह सुबह इस नाचीज के साथ मजाक किया जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी सार्थक की ऐसी मजाकिया टोन को सुनकर चिढ़ जाती है। वो सार्थक पर गुस्सा हो जाती है और मुंह बनाते हुए कल रात का सारा इंसिडेंट सार्थक को बता देती है। सूर्यांश के द्वारा किए गए हमले के बारे में बताने से ज्यादा तो राजकुमारी चांदनी अपने रिएक्शन को बता रही थी। अचानक से ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाना, आसपास की सारी चीजों का अचानक से गायब हो जाना, सांस रुक जाना और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी क्रिटिकल समय में अपने सेंस से बाहर चले जाना।
और जब आखिरी में राजकुमारी चांदनी ने बताया कि इन सभी चीजों को सहते सहते अचानक से ही वो बेहोश हो गई और अगले ही दिन उनकी नींद खुली। वही राजकुमारी चांदनी की सारी बातों को सुनते हुए दूसरी तरफ से सार्थक का दिमाग ही घूमता जा रहा था। वो जैसे जैसे बातें सुन रहा थे वैसे वैसे उन्हें पता भी नहीं लग रहा था कि वो अपने ब्लैंकेट को खाना शुरू कर चुका है। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर वह तो खुद ही अपने सेंस से बाहर जा चुके थे। और आखिर में जब सार्थक राजकुमारी चांदनी के बेहोश होने की बात सुनता है तो अचानक से ही वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वो अपनी हंसी को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब सिचुएशन कुछ इतना ज्यादा फनी हो चुका था कि सार्थक अपने दोनों हाथों को बेड पर पटक पटक कर छल उछल कर हंस रहा था। देखो, राजकुमारी चांदनी बेशक कोई रोमांटिक मूवी या फिर कोई रोमांटिक नॉवेल नहीं पढ़ती थी, रोमांटिक को छोड़ो ऐसे भी कुछ नहीं पढ़ती थी किताबों के अलावा, लेकिन सार्थक के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। लेखक होने के नाते मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सार्थक है इस दुनिया की सारी रोमांटिक नॉवेल पढ़ रखी है, जिनमें से एक नॉवेल ये भी है जिसमें वो लोग आकर फंस गए हैं। सार्थक अच्छे से समझ चुका था कि कल रात राजकुमारी के साथ क्या हुआ है और उन्हें अचानक से ही सदमा लग गया था। वही राजकुमारी चांदनी की थिंकिंग कुछ और थी। वो बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह सोच रही थी। जैसे नॉर्मली किसी के गालों पर या फोरहेड पर किस करने से कुछ नहीं होता है, फिर होठों पर किस करने से वो बेहोश क्यों हुई। जब दो लोगों के बॉडी आपस में टच में आते हैं तब ऐसा रिएक्शन तो नहीं होता है। वही सार्थक भी समझ रहा था कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी के दिल पर और दिमाग पर क्या बीत रही होगी। वो हंसते हुए बोलता है, एंजल, कभी तूने मेरे साथ रोमांटिक नॉवेल पढ़ लिया होता तो तुझे अभी कोई दिक्कत नहीं होती। सच में यार, राजकुमारी चांदनी की हालत को सोचकर सार्थक अभी भी बहुत हंस रहा था। देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पर मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस पर हम लोग दिन भर लगे रहते हैं और जब देखो तब इसमें वल्गर और रोमांटिक चीजें ही भरी रहती है। लेकिन राजकुमारी चांदनी जिस समय में रहती थी वहाँ के लोग अपनी जान को नेचुरल डिजास्टर से बचा ले, यही बहुत था। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े जवान तक बस यही सोचते रहते हैं कि उनकी लव मैरिज हुई, शादी हो, प्यार हो, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस समय में एंजेलिना रहा करती थी वहां पर घर से बाहर निकलना भी कितना मुश्किल होता था ये कोई सोच भी नहीं सकता। वहां पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और अपने साथ साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमा करते थे। वहां पर बारिश भी एसिड की होती थी। वहां का वोल्कानो इरप्शन इतना ज्यादा डेंजरस होता था कि इसमें लगभग 1200 लोग मरते थे। एक तो वैसे भी उस समय में जनसंख्या बहुत कम थी, ऊपर से इतने लोगों का मरना भी कोई छोटी बात नहीं थी। और ऐसे में वहाँ के लोग ज़्यादातर रोमांटिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे। उनका मन सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह उस दुनिया में सरवाइव करने पर ही लगा रहता था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं थी, लेकिन क्रिटिकल तो थी वहाँ की। और वहाँ के लोग बहुत थोड़ा थोड़ा ही मनोरंजन करने का समय निकाल पाते थे। और इसी मनोरंजन में सोशल मीडिया या फिर रोमांटिक नॉवेल की ज़रूरत है। कुछ लोग रोमांटिक चीज़ों के बारे में पढ़ते क्या सोचते थे, लेकिन एंजेलिना उस तरह के इंसान नहीं थी। उसने कभी भी रोमांटिक चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जबकि सार्थक कुछ रोमांटिक नॉवेल पढ़ लिया करता था फ्री टाइम में। एंजेलिना अपने फ्री टाइम में अपनी बेटी स्लिप कंप्लीट किया करती थी, क्योंकि वहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक वहाँ के लोगों की स्किन भी कुछ खास अच्छी नहीं होती थी। तभी तो पहली बार जब एंजेलिना ने राजकुमारी चांदनी का चेहरा देखा था तब उसे थोड़ी जलन महसूस हुई थी। राजकुमारी चांदनी एंजेलिना से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सार्थक के मुंह से रोमांटिक चीजों का नाम सुनते ही राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो गई। उन्हें रोमांटिक नॉवेल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बेहद ही सर्द आवाज में बोलती है, बकवास बंद करो और कुछ दिन बाद यहाँ पर तलवारबाजी की प्रतियोगिता होने वाली है। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो मैंने पहले से ही तुम्हारी पनिशमेंट सोच कर रखी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही राजकुमारी चांदनी गुस्से में कॉल को कट कर देती है। वही बेचारी युवराज सम्राट सिंह सदमे में चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वो तलवारबाजी नहीं सीखते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी इतना तैयार भी नहीं हुए हैं कि इस प्रतियोगिता में भाग ले सके। लेकिन यहाँ पर युवराज सम्राट सिंह को राजकुमारी चांदनी के द्वारा दिए जाने वाले पनिशमेंट की वजह से डर लग रहा है। वो अच्छे से जानते हैं कि राजकुमारी चांदनी जब पनिशमेंट देने पर आती है तब वो कितनी क्रूएल होती है। डर की वजह से सार्थक के चेहरे पर पसीना आ जाता है। थोड़ी इतनी देर बाद राजकुमारी चांदनी के कक्ष में पद्मा आती है और वो राजकुमारी चांदनी को किसी सोच में घूम देखती है। वो राजकुमारी चांदनी को होश में लाते हुए बोलती है, क्या हुआ राजकुमारी जी, आप किस सोच में खोई हुई है। उद्धरण चिन्ह।
राजकुमारी चांदनी एक नज़र पद्मा को देखते हैं और उठकर गुस्लखाने में जाते हुए बोलती है, तुम हमारा इंतजार करो पद्मा, हम अभी आते हैं। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद राजकुमारी चांदनी अच्छे से फ्रेश होकर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है और आईने के सामने जाकर थोड़े बहुत श्रृंगार करने लगती है। इस दुनिया में आने के बाद एंजेलिना को राजकुमारी चांदनी का लुक और उसकी नेचुरल खूबसूरती इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि वो अपनी खूबसूरती से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। वो थोड़ा बहुत नेचुरल श्रृंगार करती है और उसके बाद पद्मा के साथ अपने कक्ष से बाहर निकल जाती है। वो इस वक्त सीधा किंग से बात करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ शाही दरबार में सूर्यांश इस वक्त राजा की गद्दी पर बैठा हुआ था। तभी सूर्यांश के पास एक व्यक्ति विजयगढ़ का संदेश लेकर आता है। सूर्यांश उस इंसान से कुछ नहीं पूछते और उनके हाथ से निमंत्रण पत्र को ले लेते हैं। वो निमंत्रण पत्र को खोलकर देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि विजयगढ़ के युवराज का कल राज्याभिषेक है और उसमें सूर्यांश को सादर आमंत्रित किया गया है। सूर्यांश को इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो राजकुमारी चांदनी के साथ बाहर घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो सब अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर राजकुमारी चांदनी आ जाती है। राजकुमारी चांदनी को वहां पर देखकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें हैरानी राजकुमारी चांदनी के यहाँ आने से नहीं, बल्कि उन्हें हैरानी तो राजकुमारी चांदनी के वस्त्र को देखकर हो रही थी। राजकुमारी चांदनी ने आज नीले रंग का बेहद ही खूबसूरत सा फ्रॉक पहना हुआ था जो उनके घुटनों से थोड़ा नीचे तक का था। किंग को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि कितने ऐसे बहुत सारी ड्रेस पहने हुए लड़कियों को देखा हुआ है, और वैसे भी यह ड्रेस बिल्कुल भी बेकार नहीं है क्योंकि ये घुटने से नीचे तक की है। एक्सप्रेस में किसी भी तरह से अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन ये भरी भीड़ में सबसे अलग था। एक्चुअली राजकुमारी चांदनी भी छोटे कपड़े पहनती थी, लेकिन वो ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती थी जिससे उनका चेस्ट बहुत ज़्यादा विजिबल हो या फिर थाई एरिया विजिबल हो। वो नॉर्मल शॉर्ट ड्रेस पहनती थी जो छोटी भी हो और वल्गर ना दिखे। राजकुमारी चांदनी को वहां पर देखकर किंग सभी को वहां से जाने का इशारा कर देते हैं। राजकुमारी चांदनी को एक नज़र देखने के बाद सब वहां से चले जाते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस किया है कि कभी कभी किंग, प्रत्युष और तपिश बहुत अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज राजकुमारी चांदनी को भी अलग तरीके के कपड़े पहना देख उन सबको अजीब लगा। एक पल के लिए तो सबके मन में ख्याल आया कि हो सकता है कि किंग और राजकुमारी चांदनी एक ही मुल्क से आए हो। यहाँ के लोगों को किंग का मतलब भी नहीं पता होता है ढंग से, लेकिन सूर्यांश के ऑर्डर पर सब उसे किंग ही बोलते हैं। सभी के चले जाने के बाद राजकुमारी चांदनी किंग के पास आती है और अपने दोनों हाथ को अपने सीने पर बांधकर को गुस्से से सोया उसको देखने लगती है। राजकुमारी चांदनी की आंखों में गुस्सा देखकर सूर्यांश को कल रात का सारा मंजर याद आ जाता है। राजकुमारी चांदनी का रिएक्शन याद करते ही सूर्यांश के मुंह से हंसी छूट जाती है। सूर्यांश को इस तरह खुद का मजाक उड़ाता हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में आगे बढ़कर खुद ही सूर्यांश के होठों पर अपने होंठ को रख देती है। राजकुमारी चांदनी को ऐसा लगा जैसे इस बार बेहोश सूर्यांश होगा, लेकिन यहाँ राजकुमारी चांदनी की ही धड़कनें बढ़ने लग गई। वही सामने खड़ा सूर्यांश लगभग सपने में जा चुका था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी कि राजकुमारी चांदनी ऐसा कुछ कर सकती है। पर बात चाहे जो भी हो, लड़की खुद सामने से चलकर आ रही है और आपको किस कर रही है, तो फिर आप क्यों बाकी रहे बना। अब जब रसगुल्ला खुद बंगाल से होता हुआ आपके पास आपके मुंह में आता है तो फिर आप उसे खाने से पीछे तो नहीं हटने वाले। बिल्कुल उसी तरह सूर्यांश अभी राजकुमारी चांदनी की कमर को पकड़कर अपने बेहद ही करीब खींच लेते हैं। सूर्यांश भाई राजकुमारी चांदनी को किस बैक करने लगते हैं। राजकुमारी चांदनी तो बस सूर्यांश के होठों से अपने होंठ को चिपकाकर स्टैचू की तरह खड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे हरकत सूर्यांश ने ही स्टॉप कर दी। सूर्यांश को तो पता भी नहीं लगा कि कब राजकुमारी चांदनी को किस करते करते वो इतना पैशनेट हो गया कि वो राजकुमारी चांदनी के चेहरे को पकड़कर उन्हें धक्का देकर दीवार से दबा देते हैं और बहुत ही फोर्स के साथ उन्हें किस करने लगते हैं। और वही राजकुमारी चांदनी का दिमाग ही घूम गया कि एक बार फिर दिल की धड़कनें उनकी क्यों बढ़ी, क्यों इस बार भी उन्हें बेचैनी महसूस हुई। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते राजकुमारी चांदनी को अचानक से ही महसूस हुआ कि उनके श्वास नलिका में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उनकी सांसें ही रुकने लगी। सूर्यांश एक मिनट के लिए भी राजकुमारी चांदनी को सांस नहीं लेने दे रहे थे। जब राजकुमारी चांदनी को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, तब वो दिमाग लगाकर सूर्यांश के होठों को दांतों से काट लेती है।
राजकुमारी चांदनी द्वारा काटे जाने के बाद सूर्यांश अपने होश में वापस आ जाते हैं और उन्हें तुरंत ही समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहे थे। वो थोड़ा सा राजकुमारी चांदनी से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद राजकुमारी चांदनी जोर जोर से सांस लेने लगती है, जैसे अगले ही पल कोई फिर से उनकी सांसें छीन लेगा। वो अभी ढंग से खुद को संभाल ही नहीं पाई थी कि सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के करीब आकर उनके गर्दन में दांत चुभा देते हैं। राजकुमारी चांदनी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजकुमारी चांदनी को वाइट कर लेने के बाद सूर्यांश उनके कान के पास जाकर उन्हें किस करते हुए बोलते हैं, लगता है प्यार के मामले में बेहद ही कमजोर है, पर कोई बात नहीं, हम हैं ना, आपको सब कुछ सिखा देंगे। इतना बोलकर सूर्यांश एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी के होठों पर लाइट किस करके उन्हें आंख मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वही बेचारी राजकुमारी चांदनी को तो अभी तक समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा था। पहले अचानक से ही उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और जब वो अपनी सांसों को संभालती है तब अचानक से ही उनकी गर्दन में दांत से काट लिया जाता है। बेचारी राजकुमारी चांदनी अभी तक खुद को संभाल नहीं पाई थी। वो थोड़ी देर तक वैसे ही स्टैचू की तरह इस जगह पर खड़ी रही, उसके बाद गुस्से से तमतमाते हुए वहां से चली गई। वो ऐसे ही सूर्यांश के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती है, वो भी अपनी होठों के वार से सूर्यांश को घायल करके ही दम लेगी। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ जाने की खबर को सुनकर ही राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उनका दिल एक बार फिर से युवराज सम्राट सिंह का दीदार करने का कर रहा था। वो बहुत ही बेसब्री से विजयगढ़ जाने का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर महारानी सुमित्रा देवी आती है। महारानी सुमित्रा देवी को अपने कक्ष में देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या वहां पर खड़ी हो जाती है और बड़े ही आदर से बोलती है, सुप्रभात रानी माँ, आप इस समय यहाँ। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात को सुनकर महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी ऐश्वर्या को बैठने का इशारा करती है। उनके इशारे को पाकर राजकुमारी ऐश्वर्या बैठ जाती है। वो देख सकती थी कि महारानी सुमित्रा देवी कुछ बहुत ही जरूरी बात बोलने वाली है। महारानी सुमित्रा देवी भी बात को ज्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे ही बोलती है, देखिए ऐश्वर्या, हमें पता है कि आपको युवराज सम्राट सिंह पसंद है, क्योंकि हमें ये चीज आपकी आंखों में ही साफ साफ दिखाई दी थी। वो ऐसे ही सूर्यांश के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती है, वो भी अपनी होठों के वार से सूर्यांश को घायल करके ही दम लेगी। वहीं दूसरी तरफ विजयगढ़ जाने की खबर को सुनकर ही राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उनका दिल एक बार फिर से युवराज सम्राट सिंह का दीदार करने का कर रहा था। वो बहुत ही बेसब्री से विजयगढ़ जाने का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर महारानी सुमित्रा देवी आती है। महारानी सुमित्रा देवी को अपने कक्ष में देखकर राजकुमारी ऐश्वर्या वहां पर खड़ी हो जाती है और बड़े ही आदर से बोलती है, सुप्रभात रानी माँ, आप इस समय यहाँ। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात को सुनकर महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी ऐश्वर्या को बैठने का इशारा करती है। उनके इशारे को पाकर राजकुमारी ऐश्वर्या बैठ जाती है। वो देख सकती थी कि महारानी सुमित्रा देवी कुछ बहुत ही जरूरी बात बोलने वाली है। महारानी सुमित्रा देवी भी बात को ज्यादा इधर उधर ना करते हुए सीधे ही बोलती है, देखिए ऐश्वर्या, हमें पता है कि आपको युवराज सम्राट सिंह पसंद है, क्योंकि हमें ये चीज आपकी आंखों में ही साफ साफ दिखाई दी थी। हम इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब बातें आप बच्चों के बीच की है। आप दोनों पहले आपस में बैठकर एक दूसरे के भावनाओं को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आप दोनों ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे, तब हम आप दोनों के विवाह की बात को आगे बढ़ाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अपने और युवराज सम्राट सिंह के विवाह के बारे में सुनते ही राजकुमारी ऐश्वर्या की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। युवराज सम्राट सिंह का जेंटल साइड राजकुमारी ऐश्वर्या को बहुत पसंद था। युवराज सम्राट सिंह बातों को इधर उधर घुमा कर नहीं, बल्कि जो बोलना होता है सीधे ही बोल देते हैं। उनकी इन्हीं सभी औरतों की वजह से ऐश्वर्या उन पर अपना दिल हार बैठी है। राजकुमारी ऐश्वर्या को ऐसे ही अपने सोच में गुम देखकर महारानी सुमित्रा देवी अपने मन ही मन बोलता है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। हमें नहीं पता है आप इस वक्त कहाँ पर है चांद, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप युवराज यश के नज़र में न आए। वो अभी भी किसी सरफिरे आशिक की तरह आपको हर तरफ ढूंढ रहे हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि इन कुछ दिनों में ही ऐसा क्या बदल गया है कि जो इंसान आपसे इतनी नफरत किया करता था, अब उनके दिल में आपके लिए पागलों वाली मोहब्बत पैदा हो चुकी है। आप 18 साल की हो चुकी है चांद, और अब मुसीबतें आप पर आना शुरू हो जाएगी। हम वो लोग आपको ढूंढना शुरू कर चुके होंगे। हम आपको आपका असली पहचान के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन आप बहुत खास हैं। उद्धरण चिन्ह।
आपकी माँ ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक बहुत ही खास मनुष्य थी जिसने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, पर अफसोस अपने इन्हीं अच्छे कामों की वजह से उन्होंने बहुत दुश्मन बने थे। कहते हैं ना, अगर उजाला है तो अंधेरा भी है, स्वर्ग है तो नर्क भी है, भगवान है तो शैतान भी है। आपकी माँ अगर अच्छाई की मूरत है तो फिर वो लोग हैवान है। इतने वक्त तक हमने आपको सुरक्षित रख लिया है चांद, लेकिन अब वक्त आ गया है जब आप खुद से खुद को सुरक्षित रखें। अब आपको खुद से ही खुद की रक्षा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। और हमें पता है आपकी इस लड़ाई में ईश्वर आपका साथ देंगे, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक वही आपका साथ देते आए हैं, वरना मृत्यु के बाद भला कौन पुनर्जन्म लेकर वापस जिंदा हो जाता है। इस बात को बोलते वक्त महारानी सुमित्रा देवी के चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। इस वक्त पद्मा मैदान में खड़ी होकर राजकुमारी चांदनी के साथ फाइटिंग सीख रही थी। बेचारी पद्मा इस वक्त पसीने से लथपथ हो चुकी थी। उसके लिए ये सब पहली बार में बहुत मुश्किल था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लड़ाई सीखने के लिए उन्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। इसी से पद्मा को समझ में आ रहा था कि राजकुमारी चांदनी ने इस काबिल बनने के लिए उन्होंने कितनी सारी मेहनत की होगी। राजकुमारी चांदनी ने इस वक्त जबरदस्ती पद्मा को एक ट्रैक पैंट और लूज टी शर्ट पहनाया था। ये कपड़े बहुत लूज थे, जिसकी वजह से पद्मा के बॉडी के शेप किसी के लिए भी समझना मुश्किल होता। बस इसी वजह से पद्मा अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि पद्म बहुत ज्यादा थक चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी राजकुमारी चांदनी ने उसे रोका नहीं तब वो यही बेहोश हो जाएगी। हम दोनों की ही ट्रेनिंग को दूर खड़ा प्रत्युष बहुत बहुत गौर से देख रहा था। उसे पद्मा सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह नखरे कर रही थी। लेकिन प्रत्युष को एक बात की हैरानी भी थी कि राजकुमारी चांदनी को इतनी सटीक फाइटिंग कैसे आती है। तभी प्रत्युष को वहां पर राजकुमारी चांदनी से थोड़ी की दूरी पर खड़ा एक इंसान दिखाई देता है, जो और कोई नहीं बल्कि लक्ष्य था। लक्ष्य को देखते ही प्रत्युष लक्ष्य के पास चला जाता है और उससे सवाल करता है, हे ब्रो, ये लोग अभी और कितनी देर तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन लक्ष्य ने तो एक नज़र प्रत्युष की तरफ देखा भी नहीं और उसकी नज़र लगातार सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी चांदनी पर ही बनी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्य को राजकुमारी चांदनी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वही लक्ष्य को खुद को इग्नोर करता हुआ देखकर प्रत्युष चिढ़ जाता है और लक्ष्य के सर पर एक टिप्पणी मारते हुए बोलता है, अरे पगले, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक बार फिर लक्ष्य ने प्रत्युष को ऐसे इग्नोर किया जैसे प्रत्युष वहां पर है ही नहीं। इस बार प्रत्युष बहुत गुस्से में आ गया। अब साइड हीरो है तो क्या हुआ, उसकी भी तो इज्जत है भाई। वो गुस्से में लक्ष्य का कॉलर पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है, उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी बीच में जाकर उसके हाथ से लक्ष्य का कॉलर छुड़वाती है और एक बहुत ही जोरदार पंच प्रत्युष के चेहरे पर दे मारती है। बेचारे प्रत्युष को दिन में तारे दिखाने लगते हैं। एक बार फिर से बेचारे ने ओखली में अपना सर दे दिया था और बेवजह ही कूद दिया गया। एक बार फिर से बेचारा अपने क्रश के ही सामने अदरक की तरह कूद दिया गया। अब आप लोग बताएं, महारानी सुमित्रा देवी को कैसे पता लगा कि राजकुमारी चांदनी की एक बार मृत्यु हो चुकी है और वो मृत्यु के बाद वापस पुनर्जन्म लेकर आई है? जानेंगे उसके बारे में भी, आइए चलते हैं। प्रत्युष गुस्से में लक्ष्य का कॉलर पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है, उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी बीच में जाकर उसके हाथ से लक्ष्य का कॉलर छुड़वाती है और एक बहुत ही जोरदार पंच प्रत्युष के चेहरे पर दे मारती है। बेचारे प्रत्युष को दिन में तारे दिखाने लगते हैं। एक बार फिर से बेचारे ने ओखली में अपना सर दे दिया था और बेवजह ही कूद दिया गया। एक बार फिर से बेचारा अपने क्रश के ही सामने अदरक की तरह कूद दिया गया। अब लक्ष्य अभी इस कहानी का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर है, तो फिर उसकी भी तो कोई इज्जत होनी चाहिए ना। ऐसे कैसे कोई भी आकर लक्ष्य पर अपने हाथ साफ कर सकता है? ऊपर से राजकुमारी चांदनी के लिए लक्ष्य बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। लक्ष्य के पास नॉलेज का इतना बड़ा भंडार है जितना नॉर्मल लैपटॉप और कंप्यूटर में भी नहीं होता। अपने सामने का नज़ारा देखकर भी लक्ष्य बिना किसी भाव के खड़ा था। वही राजकुमारी चांदनी बहुत गुस्से में थी, लेकिन साइड में खड़ी पद्मा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों होती है। हाँ, पद्मा ने इस चीज को नोटिस किया था कि लक्ष्य भी हर वक्त राजकुमारी चांदनी को प्रोटेक्ट करता रहता है, लेकिन राजकुमारी चांदनी भी उसे प्रोटेक्ट करती है, ये समझ में नहीं आ रहा था। वही बेचारा प्रत्युष अपना मुंह बनाकर राजकुमारी चांदनी से सवाल करता है, आपने तो हमें अच्छा खासा सैंडबैग समझ लिया है जो बेवजह कुटते जा रही है। प्रत्युष उसकी बात पर राजकुमारी चांदनी उसे गुस्से में धमकाते हुए बोलती है,
एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मेरे लक्ष्य को अगर परेशान करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी सबको इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। और जाहिर सी बात है, अगर राजकुमारी चांदनी चली गई मतलब उनके पीछे पीछे उनका पूंछ भी चला गया, मतलब लक्ष्य भी चला गया। वही वहां पर मौजूद सभी लोग सदमे में थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि आखिर राजकुमारी चांदनी क्यों लक्ष्य को इतना प्रोटेक्ट करती है, लेकिन सबको इतना जरूर समझ में आ गया था कि राजकुमारी चांदनी के सामने लक्ष्य को परेशान करना खतरे से खाली नहीं है। प्रत्यूष अपने सर के बाल को खुजलाते हुए पद्मा के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि राजकुमारी चांदनी जी उसे लक्ष्य के लिए ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? अब पद्मा को बिहेव का मतलब तो समझ में नहीं आया था, लेकिन पूरे सेंटेंस को सुनकर कहीं ना कहीं उसे प्रत्युष की सवाल समझ में आ चुका था। वो एक नज़र प्रत्युष को देखकर उन्हें लक्ष्य का अचानक से राजमहल में आ जाना और राजकुमारी चांदनी का शुरू से ही उसे सपोर्ट करना है, सब कुछ पद्मा प्रत्युष को बता देती है। बस फिर क्या था, प्रत्युष एक अच्छे चुगलखोर की तरह दौड़कर किंग के पास चला जाता है। अच्छे इस महल की होने वाली क्वीन के बारे में किंग को पता होना बहुत जरूरी है। राजकुमारी चांदनी लक्ष्य को लेकर अपने कक्ष में चली आती है। वो लक्ष्य को देखते हुए बोलती है, देखो लक्ष्य, जब मैं अपने इन दोनों उंगलियों से ऐसा डिजाइन बनाऊंगी ना, तब तुम्हें समझ जाना है कि तुम्हें सामने वाले इंसान से बात करनी है। तुम्हारे हर वक्त चुप रहने की वजह से यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत घमंडी हो। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी तुम पर शक हो। तुम्हें तो पता ही है कि तुम क्या हो। लक्ष्य, तुम्हें कैसा हथियार हो जो किसी के भी हाथ लग गया तो वो इंसान पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी में मैंने ऐसे ऐसे वेपन और ऐसे ऐसे केमिकल्स रखे हुए हैं जिसकी वजह से तुम फिलहाल इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी चुप हो जाती है और मन ही मन बोलती है, शीट यार, मैं इंसान बोल भी किस रही हूँ, ये तो एक रोबोट है जो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। वही राजकुमारी चांदनी की सारी बात को लक्ष्य बहुत अच्छे से समझ चुका था। वो हर वक्त राजकुमारी चांदनी की दोनों उंगलियों पर ध्यान रखेगा। जिस वक्त राजकुमारी चांदनी उसे अपनी दोनों उंगलियों हिलाकर इशारा करेंगे, इस वक्त लक्ष्य को सामने वाले इंसान से बात करना होगा। इस चीज को समझने के बाद लक्ष्य ओके राजकुमारी जी बोल देता है और वहां से बाहर निकालकर दरवाजे के पास पहरेदार के रूप में खड़ा हो जाता है। प्रत्यूष एक अच्छे जासूस की तरह सूर्यांश के कान में लक्ष्य की सारी बातों को बता देता है। सूर्यांश को तो शुरू से ही लक्ष्य से चिढ़ हो रही थी, अब वक्त आ गया है जब वो लक्ष्य को सबक सिखाएं। सूर्यांश को तो शुरू से ही लक्ष्य का बिहेवियर कभी भी अपने लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो प्रत्यूष से बात करके कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। तभी अचानक से वहां पर तपीश आ जाता है। हर वक्त हंसी मजाक करने वाले ताबिश के चेहरे पर इस वक्त सीरियस भाव थे, जिसे देखकर सूर्यांश भी सीरियस हो जाता है। तपिश बेहद ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सूर्यास्त को बोलते हैं, किंग, राजकुमारी चांदनी इतनी नॉर्मल नहीं है जितनी दिखाई देती है। वो प्रतापगढ़ से यहाँ पर आई हुई है, लेकिन वो प्रतापगढ़ की नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी कुछ दिन पहले ही राजकुमारी चांदनी 18 साल की हुई है और उनके 18 साल कंप्लीट होते ही हर राज्य में कुछ अजीब अजीब संदेहजनक लोगों को देखा गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने पर हमें पता लगा है कि वो लोग राजकुमारी चांदनी को ही ढूंढ रहे हैं। इतना कुछ बताने के बाद ताबिश राजकुमारी चांदनी के बारे में सूर्यांश को कुछ ऐसी ऐसी चीज़ बताने लगता है जिसे सुनकर सूर्यांश की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सूर्यांश ने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी चांदनी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है। जैसे जैसे लोग राजकुमारी चांदनी के बारे में जानने लगेंगे वैसे वैसे राजकुमारी चांदनी की जान पर खतरा बढ़ता जाएगा। इस बारे में सोचते ही सूर्यांश को अपने दिल में दर्द होने लगा। राजकुमारी चांदनी की जान कितनी कीमती है, अब जाकर सूर्यांश, तपश और प्रत्युष को मालूम लगा। सूर्यांश ने सोच लिया था कि अब वो राजकुमारी चांदनी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके प्रोटेक्शन में कोई भी राजकुमारी चांदनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। प्रत्युष कुछ सोचते हुए तपिश से सवाल करता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि राजकुमारी चांदनी के असली माता पिता कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। प्रत्युष के सवाल को सुनकर सूर्यांश भी तपिश की तरफ देखने लगता है। तपिश एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोलना शुरू करता है, राजकुमारी चांदनी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह उनके माता पिता भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के जरिए राजकुमारी चांदनी के माता पिता के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गहराई को बढ़ाया गया तब जाकर कुछ ऐसी ऐसी बातें हमें समझ में आ रही है जो बहुत अजीब है। लेखक होने के नाते उसे राज्य का नाम तो मुझे भी नहीं पता, जब सोचूंगी तब से लिखूंगी। कोष्टक
तपीश की बात को सुनकर सूर्यांश और प्रत्यूष बहुत गहरी नजरों से कभी इसको देख रहे थे और उसके एक एक शब्द को भी मिस नहीं करना चाह रहे थे। तपिश आगे बोलता है, उसे राज्य में सभी लोग, मेरा मतलब है जितने भी लोग राजकुमारी चांदनी की माँ को जानते हैं, उन सब ने राजकुमारी चांदनी की माँ को सिर्फ एक ही शब्द से डिस्क्राइब किया है, अजीब। राजकुमारी चांदनी की माता का नाम जैस्मिन था और वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती थी और अजीब अजीब सी बातें करती थी। उनकी बातें किसी को कुछ खास समझ में नहीं आती थी। वो हर काम को अलग और यूनिक तरीके से करती थी और उसे राज्य में सबसे ज्यादा तो राजकुमारी चांदनी की माता श्री की खूबसूरती के चर्चे थे। सुनने में आया है कि वहाँ के राजा भी राजकुमारी चांदनी के माता को पसंद करते थे। उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता लगा है कि उसे राजमहल के एक छोटे से दास ने एक रात घर जाते वक्त एक बहुत ही खतरनाक हादसा देख लिया था। किंग वह इंसान तो हमें कुछ भी बताने के लिए ही तैयार नहीं था। तब हमने उसकी बेटी को तलवार की नोक पर लिया, तब जाकर उसने हमें कुछ चीजें बताई। राजकुमारी चांदनी की मां की 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। वो लोग ये सब क्यों और किस लिए कर रहे थे इस बारे में उस इंसान को नहीं पता था, लेकिन मरते वक्त राजकुमारी चांदनी के माताश्री के चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव थे, जैसे उन्होंने मरते वक्त कोई ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से वो सुकून से मर सकती है। किंग, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मरते वक्त ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन मुझे एक चीज पर शक हो रहा है कि शायद राजकुमारी चांदनी की माताश्री अभी भी जिंदा है। तपीश की इस बात को सुनकर किंग और प्रत्यूष दोनों ही हैरान रह गए। उन्हें इन सभी चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लग गया। सूर्यवंशी 2024 के अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया था। उसने आज तक बहुत सारी मिस्ट्री और रहस्यमयी इंसानों को देखा है, लेकिन राजकुमारी चांदनी उसके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है। वो जितना राजकुमारी चांदनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो खुद ही उलझते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ में आ गया था कि कुछ तो ऐसा है जो राजकुमारी चांदनी से जुड़ा हुआ है। उस राज्य के लोग बहुत ही बेसब्री से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहे हैं। पिछले इतने सालों से राजकुमारी चांदनी को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही राजकुमारी चांदनी 18 साल की हो गई उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया गया। आखिर क्यों? राजकुमारी चांदनी को क्यों ढूंढा जा रहा है इस बारे में सूर्यांश जान चुके थे, लेकिन उनके 18 साल होने के बाद से ही क्यों ढूंढा जा रहा है इस बारे में सूर्यांश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्हीं सभी चीजों को सोचते वक्त अचानक से ही सूर्यांश के दिमाग में ख्याल आता है कि क्या होगा जब राजकुमारी चांदनी उनके साथ विजयगढ़ जाएगी, जहां पर और भी अन्य राज्यों के लोग मौजूद होंगे। जाहिर सी बात है राजकुमारी चांदनी का विजयगढ़ जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन ऐसे डर कर छुपे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। एक न एक दिन सामने आकर सभी दुश्मनों का सामना तो राजकुमारी चांदनी को करना ही होगा। अब तो सूर्यांश का इरादा और पक्का हो चुका है कि वो हर हाल में राजकुमारी चांदनी को अपने साथ विजयगढ़ लेकर जाएंगे। वो हर बार अपने साथ मुश्किल से 10 लोग ही लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ राजकुमारी चांदनी है और वह राजकुमारी चांदनी की सुरक्षा को लेकर कोई भी रिस्क नहीं देना चाहते थे। वो इस बार बाकी लोगों की ही तरह एक बहुत बड़े सेना की टोली को लेकर जाने वाले हैं। उन्हें नहीं पता कि वह राजकुमारी चांदनी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग है जहां पर वो हर हाल में राजकुमारी चांदनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह अपने कक्ष में बैठे हुए राजकुमारी चांदनी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बाजार में जो राजकुमारी चांदनी का रूप देखा था उसके बाद से ही वो राजकुमारी चांदनी के प्रति आकर्षित होने लगे थे। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक सैनिक अपने साथ एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली लड़की को लेकर आता है। युवराज यश प्रताप सिंह उसे लड़की को वहीं पर छोड़कर सैनिक को वहां से जाने का इशारा करते हैं। वो सैनिक इशारा मिलते ही जल्दी से वहां से चला जाता है। सैनिक के चले जाने के बाद वह लड़की बहुत बुरे तरीके से डरी हुई थी और युवराज यश प्रताप सिंह को देख रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए डर देखकर युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत अच्छा लग रहा था। युवराज यश प्रताप सिंह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए बोलते हैं, क्यों महारानी जी, मजा आ रहा है कैद खाने की 4 दीवारियों में कैद होकर। अगर हमने आपको प्रताड़ित करने में कोई कमी कर दी हो तो बताइएगा जरूर। युवराज यश प्रताप सिंह के इस बात को सुनते ही उनके सामने खड़ी कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुसुम ने कभी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह इस तरह के इंसान हैं। युवराज यश प्रताप सिंह बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और हॉट टाइप के हैं, लेकिन उनके अंदर एक राक्षस का वास है। वो किसी शैतान से कम नहीं है। अगर चीज उनकी मर्जी से ना हो तब वो पूरी दुनिया हिला सकते हैं। युवराज यश प्रताप सिंह की हैवानियत तो कुसुम ने विवाह के दिन ही देख ली थी।
कुसुम को अब अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस इंसान से विवाह करना चाहती है वो इतना घटिया होगा। कुसुम को आज भी बहुत अच्छे से याद था कि विवाह की रात क्या हुआ था। वो तो विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह का शुरुआत से ही उनके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। वो बस भरी महफिल में कुसुम को बेइज्जत करना चाहते थे और उनका इरादा तो पहले से ही राजकुमारी चांदनी से विवाह करने का था। कुसुम को आज भी बहुत अच्छे से याद था कि विवाह की रात क्या हुआ था। वो तो विवाह के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह का शुरुआत से ही उनके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। वो बस भरी महफिल में कुसुम को बेइज्जत करना चाहते थे और उनका इरादा तो पहले से ही राजकुमारी चांदनी से विवाह करने का था। राजकुमारी चांदनी तक कोई युवराज के इस इरादे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विवाह वाले दिन ही लक्ष्य के साथ वो वाला हादसा हो गया था जिसकी वजह से राजकुमारी चांदनी ने कुसुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इतना प्लानिंग करने के बावजूद भी आखिरी वक्त पर राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह का ध्यान कुसुम से भटक ही गया था। जब कुसुम अपने विवाह के लिए तैयार हो रही थी तब वहां पर एक सैनिक आता है और कुसुम को सूचित करता है कि कामिनी जी उसे महल के बाहर मुख्य बाजार के पीछे की तरफ के अनाज के गोदाम में बुला रही है। कुसुम को ये सारी चीज बहुत अजीब लग रही थी। आज तो विवाह का दिन था और आज उसकी माँ को महल में होना चाहिए था, तो फिर उसकी माँ इस वक्त गोदाम में क्या कर रही है। वो सैनिक जब देखा है कि कुसुम को उसकी बात पर शक हो रहा है तब वो बोलता है, वो आपके यहाँ विवाह से थोड़ी देर पहले एक खास तरह की पूजा की जाती है और इस वक्त महारानी सुमित्रा देवी और युवराज यश प्रताप सिंह वहां पर नहीं जा सकते हैं। युवराज तेज सिंह और राजकुमारी ध्वनि के विवाह में उनकी उपस्थिति भी जरूरी है, बस इसीलिए इस पूजा के लिए कामिनी जी ने केवल आपको बुलाया है। इन सभी चीजों को सोचकर कुसुम को ऐसा लगता है जैसे कामिनी जी राजकुमारी चांदनी के लिए कोई जाल बिछा रही है। वैसे भी ये दोनों माँ बेटी राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज सुबह से ही किसी ने भी राजकुमारी चांदनी को नहीं देखा था। हो सकता है कि कामिनी जी ने राजकुमारी चांदनी को अगवा करके अनाज के उस गोदाम में बंद कर दिया हो। कुसुम इतनी सारी चीजें अपने आप नहीं सोच लेती है। वैसे भी इन दोनों माँ बेटी का काम ही था राजकुमारी चांदनी के बारे में बुरा भला सोचने और करना। वैसे भी कुछ दिनों से राजकुमारी चांदनी इन दोनों माँ बेटी के साथ इतनी बदतमीजी कर रही थी कि हो सकता है गुस्से में आकर कामिनी जी ने उसके साथ ऐसा कुछ किया हो। ऐसा कुछ सोचकर कुसुम भी अनाज की उसको डैम में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वहां पर जाल नहीं बल्कि उसके लिए ही बिछाया गया है। वो जिस वक्त गोदाम में पहुंचती है इस वक्त कोई पीछे से उनके सर पर लोहे के रोड से वार करता है और उसी के साथ कुसुम वहीं पर बेहोश हो जाती है। और इसी वजह से जब लक्ष्य पूरे महल में कुसुम को ढूंढ रहा था तब उसे कुसुम कहीं पर भी दिखाई नहीं दी थी। लक्ष्य एक सीमित दूरी तक ही किसी भी चीज के आर पार देख सकता था और कुसुम उसकी रेंज से बाहर थी। और अचानक से हुए इस ड्रामा की वजह से राजकुमारी चांदनी, युवराज सम्राट सिंह और लक्ष्य तीनों ही पैनिक करने लगे थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वही जब कुसुम को होश आता है तब तक उसके सर से बहुत खून बह चुका था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और दर्द की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस वक्त इस गोदाम में बंद थी और हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। कुसुम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे कुसुम को पिछली सारी बातें याद आने लगी। उसे नहीं पता था कि उसे इस गोदाम में किसने बंद किया है, लेकिन फिलहाल के लिए कुसुम को सिर्फ एक ही इंसान पर शक था, राजकुमारी चांदनी। इस वक्त राजकुमारी चांदनी ही इकलौती ऐसे इंसान है जो कुसुम के गायब हो जाने के बाद फायदे में होती। जाहिर सी बात है जब कुसुम वहां विवाह के मंडप पर नहीं होगी तब मजबूरन महारानी सुमित्रा देवी युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह करने के लिए राजकुमारी चांदनी को ही बोलती। इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचकर कुसुम को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा था जहां पर वो राजकुमारी चांदनी को बेवकूफ समझ सकती थी। इस वक्त पूरे महल में राजकुमारी चांदनी जैसा तेज दिमाग शायद ही किसी के पास होता। वो महल में सबसे ज्यादा शातिर थी। उसके बाद कुसुम जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और जल्दी से महल की तरफ जाती है। सही समय पर महल में पहुंचते ही कुसुम ने विवाह को रुकवा दिया था। अपनी यही सब पुराने बातों को सोचते हुए कुसुम के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि युवराज यश प्रताप सिंह के शांत चेहरे के पीछे इतना बड़ा राक्षस छुपा हुआ था। वो इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह के सामने सर झुका कर खड़ी थी।
वहीं युवराज यश प्रताप सिंह अपनी नफरत भरी नजरों से कुसुम को देखते हैं और बोलते हैं, अपना हुलिया सुधारिए है और अपना सामान बांधिए। युवराज की बात को सुनकर कुसुम हैरान हो जाती है। उसे सच में अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। क्या युवराज यश प्रताप सिंह उसे महल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं? कुसुम को अपनी की गई हर गलती पर अफसोस हो रहा था। वो ये सब तो नहीं चाहती थी। युवराज कुसुम की तरफ देखकर बिना किसी भाव के बोलते हैं, हम आपको अपनी पत्नी के रूप में विजयगढ़ लेकर जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच के रिश्ते का सच किसी को पता ना लगे। युवराज यश प्रताप सिंह की बात को सुनकर कुसुम को समझ में आता है कि युवराज यश प्रताप सिंह कितने ज्यादा मतलबी इंसान हैं। मतलब विवाह के बाद इस इंसान में कुसुम के साथ जानवरों जैसा सलूक किया था, लेकिन अब यह इंसान चाहता है कि वो इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। पर बात चाहे जो भी हो, कुसुम के दिल में अभी भी राजकुमारी चांदनी के लिए बहुत नफरत थी। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें राजकुमारी चांदनी का ही हाथ है। आखिर इन दिनों में ऐसा भी क्या हो गया था जो युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के प्रति आकर्षित हो गए? पक्का राजकुमारी चांदनी ने कुसुम के विवाह को तुड़वाने के लिए युवराज को बहकाया होगा। वक्त बीतने के साथ साथ कुसुम के दिल में राजकुमारी चांदनी के लिए नफरत बढ़ती नहीं जा रही थी, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह को इससे कोई मतलब नहीं था। वो गुस्से में कुसुम को देखते हैं और दहाड़ते हुए बोलते हैं, हमने अपनी बात खत्म कर ली है, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, और जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो आप सोच भी नहीं सकती कि हम आपके साथ क्या करेंगे। युवराज यश प्रताप सिंह की इतनी तेज आवाज सुनकर कुसुम डर जाती है और तुरंत ही वहां से चली जाती है। उसके पास तो कुछ ढंग के कपड़े थे ही नहीं, वो भला चाहे अपना सामान तैयार करती। अब न जाने क्यों कुसुम को युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। कुसुम अच्छे से इस बात को जानती थी कि इस महल में रहते हुए वो युवराज यश प्रताप सिंह की कैद से नहीं भाग सकती है, लेकिन विजयगढ़ में युवराज यश प्रताप सिंह का कोई जोर नहीं चलेगा। विजयगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर जाकर कुसुम युवराज यश प्रताप सिंह से अपना पीछा छुड़ा सकती है। कुसुम ने अपने आंसुओं को साफ किया और मन ही मन कर लिया कि वो विजयगढ़ पहुंचते ही हर हाल में वहां से भागेगी, वरना वापस प्रतापगढ़ आकर उन्हें फिर से कैदखाने में बंद कर दिया जाएगा। कैदखाने में अपने ऊपर हो रहे हर एक जन्म के बारे में सोचकर ही कुसुम की रूह कांप जाती है। अभी लगभग शाम हो चुकी थी। प्रत्यूष लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते राजकुमारी चांदनी की कक्षा के आसपास भटक रहा था। वो अपनी बज जैसी नजरें हर तरफ घुमा कर देखता है, लेकिन उसे अभी लक्ष्य कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। प्रत्यूष अभी थोड़ी ही दूर तक आगे गए होंगे कि उनके कान में किसी के सिसकने की आवाज जाती है। इस आवाज को सुनकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगते हैं। इस महल में हर एक इंसान बहुत बहादुर है, फिर ऐसा कौन है जो यहाँ पर बैठकर रो रहा है? प्रत्यूष महल के पीछे वाले साइड के छोटे से बगीचे में आ जाता है, जहाँ बगीचे के कोने में कोई बैठकर रो रहा था। उस इंसान को रोते हुए देखकर पति उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। वो अपने चेहरे पर अजीब भाव लिए उस इंसान की तरफ आगे बढ़ जाता है। प्रत्यूष ने अभी तक उस इंसान का चेहरा नहीं देखा है। वो जैसे ही उस इंसान के पास आता है और उसके चेहरे को देखता है, वो हैरान हो जाता है। वो पद्मा थी। पद्मा इस वक्त महल के कोने में बैठकर रो रही थी, लेकिन क्यों? प्रत्यूष जल्दी से पद्मा के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, क्या हुआ छोटी खरगोश, आप ऐसे क्यों रो रही है? उद्धरण चिन्ह। अपने सर पर किसी का हाथ महसूस करके पद्मा अपने सर को उठाकर सामने देखती है, जहां पर उसे प्रत्यूष दिखाई देता है। प्रत्यूष को देखते ही पद्मा थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि प्रत्यूष भी इस महल में बहुत ऊंचे दर्जे पर है। प्रत्यूष पद्मा को रिलैक्स करते हुए बोलता है, देखो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भूखा भेड़िया नहीं हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम मुझे अपनी तकलीफ की वजह बता सकती हो, और अगर भरोसा नहीं है तब भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। पद्मा अपनी आंसू भरी आंखों से पति उसको देखती है। प्रत्यूष थोड़ा सा आगे बढ़कर पद्मा के बाल को सहलाता है और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लेता है। बस फिर क्या था, पद्मा के सारे दुख और तकलीफ अब सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि मुंह से भी बाहर निकलने लगते हैं। पद्मा अपने मुंह से आवाजें निकालकर जोर जोर से रोने लगी थी। प्रत्यूष वैसे ही पद्मा को अपने सीने से लगाए हुए उसके बाल को सहला रहा था। उसे नहीं पता था कि पद्मा को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वह सच में पद्मा की मदद करना चाहता था। पद्मा प्रत्यूष को कुछ नहीं बताती, बस चुपचाप रोती रहती है। उसे 25 की बाहों में बहुत सिक्योर महसूस हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर प्रत्यूष उसके पास है तब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
प्रत्यूष भी कहीं ना कहीं पद्मा की फीलिंग को समझ रहा था। आखिर कोई इंसान कैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द किसी अनजान इंसान को बता दे। जिस दिन पद्मा को प्रत्यूष पर भरोसा हो जाएगा उसी दिन पद्मा खुद प्रत्यूष को सारी बात बताएगी। प्रत्यूष वैसे ही पद्मा को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा रहा। दोनों इस बात से अनजान थे कि दूर खड़ा एक इंसान उन दोनों को ऐसे देख रहा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी चांदनी थी। प्रत्यूष को इस तरह से पद्मा को संभालता हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। इस महल में आने के बाद पहले दिन ही राजकुमारी चांदनी ने प्रत्यूष की आंखों में पद्मा के लिए कुछ खास एहसास देख लिया था, और वो एहसास हवस तो बिल्कुल नहीं है। राजकुमारी चांदनी आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है, अब तुम्हें अपने लिए जीना सीखना होगा पद्मा। अपने पुराने बीते हुए कल को भूलकर अब नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी तुम्हें। प्रत्यूष हर रास्ते में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। बेशक पद्मा शादीशुदा है, इस बात को राजकुमारी चांदनी भूल नहीं सकती, और इस जगह पर कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं है जहां डाइवोर्स फाइल करवाया जा सके। राजकुमारी चांदनी ने सोच लिया था कि वो पद्मा की शादी दोबारा से प्रत्यूष से करवाएगी। वैसे भी पद्मा और राणा ठाकुर के विवाह को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। मुश्किल से बहुत गिने चुने ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि पद्मा का पति कौन है, और अब जब किसी को पद्मा के पति के बारे में पता ही नहीं है तो फिर ये तो अच्छा मौका है ना पद्मा की शादी प्रत्युष करवाने का। वैसे भी पद्मा के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है। वो मासूम सी लड़की भी खुशियां डिजर्व करती है, और भगवान प्रत्युष के जरिए उसकी जिंदगी में खुशियां भरने की कोशिश कर रहे हैं। पद्मा उन दोनों को थोड़ी देर तक वैसे ही देखती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। वही थोड़ी देर तक ऐसे ही रोने के बाद पद्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है, और उसे तुरंत ही एहसास हो जाता है कि वो इस वक्त महाराज के खास मंत्री के सीने से लगी हुई थी। वो झटके से प्रत्युष से दूर हो जाती है और अपना सर झुकाते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, वो गलती से हो गया। आप हमसे दूर रहिए, हम अभागिन हैं और हमारा काला साया यदि आपके ऊपर पड़ा तब आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। हम जहाँ जाते हैं सिर्फ मनुष्यत ही फैलाते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर पद्मा खड़ी हो जाती है और रोते रोते वहां से अपने कक्ष में चली जाती है। प्रत्युष तो उसे जाते हुए देखता ही रह गया, पर जैसे जैसे उसे पद्मा की बातें समझ में आ रही थी वैसे वैसे गुस्से से उसकी मुट्ठी कश्ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पद्मा अपने बारे में ऐसा क्यों सोचती है। आखिर कैसे कोई इंसान अपने बारे में इतना बुरा सोच सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले पार्ट में। राधे राधे दोस्तों।